Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electric resistance and resistivity. Let's start. करेंगे अबाउट रेजिस्टेंस और किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है और इसके साथ साथ रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो आज हम फर्दर डिटेल से ज़रा डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर तो जनरली हम रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो असल में हमें 4 फैक्टर्स को जहन में रखना होता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज़ एक्चुअली लेंथ। सेकंड फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज़ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। थर्ड फैक्टर जिस पर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस की होती है दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस तब्दील होती है और यही मेन रीज़न थी कि जब हमने ओहम्स लॉ में बात ये की थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हमने ये बात तब भी पढ़ी थी कि इसका मेन मकसद ये था कि टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। और उसके बाद फोर्थ फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकती है स्टूडेंट्स दैट इज़ द नेचर ऑफ सब्सटेंस। लाजमन सी बात है, जो रेजिस्टेंस कोई भी सब्सटेंस ऑफर करता है ना, वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर एटम्स जो मौजूद हैं जब वो ऑसिलेशन करते हैं तो फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन की उसके साथ कोलिजन्स होती हैं और उस कोलिजन की वजह से वो सब्सटेंस करंट के पाथ में या फिर करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। तो जब आप नेचर ही सब्सटेंस की चेंज कर देते हैं तो नेचर के बदल जाने की वजह से क्रिस्टलाइटिस तब्दील हो जाता है, कोलिजन्स के पैटर्न में फ़र्क आता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सब्सटेंस की बदल जाती है। तो हम ये बात जनरली कह सकते हैं कि एवरी डिफरेंट सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। ये वजह है कि लोहे में से, आयरन में से, एल्युमिनियम में से, इन सब में से करंट पास कर जाता है, लेकिन करंट पास वुड में से नहीं करता, पेपर में से नहीं करता। मेन क्या रीज़न है? वो अलग बात है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फ़र्क भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ साथ जो मेन फ़र्क है वो इनके मौजूद क्रिस्टल लैटिस का भी होता है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस मेजरली इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लेंथ की। हम देखते हैं कि डिपेंडेंस अगर तो लेंथ के ऊपर है तो किस तरह से है। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास इस तरह से 2 रॉड्स मौजूद हैं। ये फर्स्ट रॉड है और इसी के साथ हमारे पास एक और रॉड मौजूद है जिसका एरिया आलमोस्ट सेम है, लेकिन इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा है प्रीवियस रॉड की निस्बत। लेंथ का फ़र्क आ गया। अगर जनरल देखा जाए तो दे बोथ हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसे हमने ए से डिनोट किया हुआ है, ये तो इन दोनों का सेम है। लेकिन अगर यहीं पर लेंथ की बात की जाए तो नोट कीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है इसकी, जबकि सेकंड अगर रॉड की लेंथ की बात करें तो बमुकाबला फर्स्ट वाले के ज़्यादा लेंथ कंटेन करता है। इसको मैं L1 या L2 भी कहूँगा इनमें फ़र्क करने के लिए। लेकिन जैसे ही हमने इन रॉड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना शुरू किया, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ना, तो इनमें फिर इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें एक प्लेन में तो वो भी सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड एंड को बहुत जल्दी पहुंच गए, जबकि इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा देर लगी और ज़्यादा कोलिजन का सामना करना पड़ा सेकंड एंड तक पहुंचने के लिए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर तो लेंथ की बात की जाए तो द वन कंडक्टर हैविंग मोर लेंथ विल हैव अल्टीमेटली मोर रेजिस्टेंस।
जिस रॉड के पास लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कोलिजन फेस करवाता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके रिजल्ट में वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और अगर इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स मैं एरिया की बात करूं तो नोट कीजिएगा कि नाउ आई हैव टू रॉड्स जिनकी लेंथ तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। जैसे कि हम यहीं पे बात कर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास एक रॉड ये है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड। और इसके मुकाबले में हमारे पास एक रॉड ये है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले वाले की निस्बत ज़्यादा है लेकिन लेंथ इसकी बिल्कुल सेम है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि बोथ रॉड्स हैव सेम लेंथ, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है लेकिन एरिया का फ़र्क आ गया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है जबकि दिस वन हैज़ मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अब जब इसमें हम प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और चार्जेस को मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एट अ टाइम मूव करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए 3 चार्जेस जो एक प्लेन में मौजूद हैं, जबकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा चार्जेस मूव करते हैं। तो मैं जनरली ये बात आपसे यूँ कह सकता हूँ कि द वन कंडक्टर यहाँ पर द वन सब्सटेंस हैविंग मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया विल हैव मोर नंबर ऑफ चार्जेस। अब नंबर ऑफ चार्जेस के ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा हुआ है तो ऑपोजिशन तो कम फेस करनी पड़ी ना। तो हम कह सकते हैं कि जिसका इनमें से जिसका एरिया ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस अल्टीमेटली कम। और अगर मैं इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को आपस में स्टूडेंट्स मर्ज कर दूं तो मुझे गेन होती है आर डायरेक्ट एल बाय ए के। और अगर ख़त्म किया जाए इसको तो ख़त्म करने के लिए प्रपोर्शन को यहाँ पर आता है एक कांस्टेंट और वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ एक्चुअली रो। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना ये जो रो मौजूद है ये रो डेंसिटी नहीं है स्टूडेंट्स, जबकि दिस इज़ रेजिस्टिविटी, हम इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब ज़रा थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं हम कि अगर बेसिकली देखा जाए तो ये रेजिस्टिविटी क्या है। स्टूडेंट्स इस रेजिस्टिविटी का एक और भी नाम होता है। दिस रेजिस्टिविटी इज़ आल्सो कॉल्ड specific resistance. This resistivity is also called specific resistance. हम इसको specific resistance भी कहते हैं। अगर तो जनरली देखा जाए तो हम इसको स्पेसिफिक कहते क्यों हैं, अब हम इस पे बात करेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए ना तो ये नाम का मतलब बिल्कुल वाज़ह हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ज़रा नोट कीजिएगा ये जो 1 मीटर क्यूब कहा गया है ना, दिस इज़ एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वायर। और हम ये बात जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अगर मुझे वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब करना है इट मीन्स के एरिया को 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ को 1 मीटर होना चाहिए। तो आपने वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब करने के लिए का लेंथ और एरिया को स्पेसिफाई नहीं कर दिया, क्योंकि लेंथ और एरिया स्पेसिफाई हो गया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और हमने यही क्यों कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर। तो ज़रा नोट कीजिएगा हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला है R इज़ इक्वल टू रो एल। एल कितना है 1 मीटर बाय ए कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल आ गया, रो के। 1 1 तो सेम हो गए ना।
तो हमने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इज एक्चुअली इक्वल टू रेजिस्टिविटी। हम इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर यहाँ से देखा जाए ना तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी। इन 4 फैक्टर्स में से ये 2 तो निकल गए, लेंथ और एरिया। क्यों? क्योंकि वो तो स्पेसिफाई हो गए। अब लेंथ और एरिया को तो हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम करेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम अल्टीमेटली 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। तो मैं ये बात यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी इज independent, resistivity is independent of length and area। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर क्या है स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट है। अब नोट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं आर के बारे में डिस्कस कर चुका, मैं रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस कर चुका। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? अगर तो मैं फार्मूला निकालूँ रेजिस्टिविटी का इसी फॉर्म से, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला कुछ इस फॉर्म में निकलता है कि रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। और ज़रा इसी को ज़रा फर्दर सॉल्व तो कीजिएगा। आर वाला क्या आ जाएगा? ओहम, एरिया इज मीटर स्क्वेयर, लेंथ इज मीटर, विच इज इक्वल टू ओहम मीटर। क्योंकि देखें ये मीटर तो एक इसके साथ कट गया ना स्टूडेंट्स, तो दिस ओहम मीटर इज एक्चुअली यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे सिंपल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो आर है, और जहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास ये रो होगी एक्चुअली। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, तो फर्दर फैक्टर्स भी होने चाहिए, हम उनको भी साथ ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास एक फैक्टर और भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ साथ कंडक्टेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, सो कंडक्टेंस इज बेसिकली अप्रूवल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो फ्लो ऑफ चार्ज करवाती है, इसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। और हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर मैं इसको फार्मूला की वे में लिखना चाहूँ तो इसको हम सिंबॉलिकली शो करते हैं जी से। हमने ये पढ़ा भी था, G इज इक्वल टू 1/r आ जाता है। और अगर R का फार्मूला है V/I, तो G का फार्मूला होता है I/V। और अगर तो R का फार्मूला है ρL/A, तो G का फार्मूला होता है A/ρL। और अगर तो R का यूनिट है ओहम स्टूडेंट्स, तो फिर G का यूनिट होता है पर ओहम। अच्छा, पर ओहम को ना हम ओहम उल्टा भी लिख के बोल सकते हैं, मोह, या फिर हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। साइंटिस्ट के नाम पे रखा हमने साइमन। तो कंडक्टेंस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिर अगर यहीं से देखा जाए ना, तो फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस से निकली कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी से निकली कंडक्टिविटी। हम इसको 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर। अब रेजिस्टेंस के स्टूडेंट्स बात नहीं की जा रही, कंडक्टेंस की बात की जा रही है। कंडक्टेंस ऑफ
1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी को उल्ट कर देंगे तो हमें क्या गेन होगा? कंडक्टिविटी गेन होगा। अगर हम फार्मूला वे में देखें तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं जनरली सिग्मा से, एंड सिग्मा इज 1/रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और अगर रो मौजूद था ना हमारे पास RA/L, तो कंडक्टिविटी आ जाएगा L/RA। एंड इफ अगर ऐसा हो जाए कि यूनिट ऑफ हमारे पास रेजिस्टिविटी था ओहम मीटर, तो कंडक्टिविटी का बनेगा पर ओहम पर मीटर, या फिर मोह पर मीटर स्टूडेंट्स, या फिर साइमन पर मीटर। सो दीज ऑल आर यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब यहाँ से ना हमें एक बहुत ही सिंपल MCQ पूछा जा सकता है। हमसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, और साथ हमें ऑप्शंस दे दी जाती हैं। 0 बीटा कहा जाता है, 1 चार्ली कहा जाता है, 2 पाई और डेल्टा कहा जाता है 1/2 पाई। तो नोट कीजिएगा कि असल में अगर देखा जाए तो कंडक्टेंस इज बेसिकली 1/r टाइम्स r इज इक्वल टू किसके आएगा भला? 1 के, क्योंकि देखें सिंपली r तो इस r से कट गया ना। तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस देखूं तो बीटा इज करेक्ट आंसर। और यहाँ से ना आपको एक और बात भी समझ आ गई, तो अगर तो प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का 1 है ना, तो फिर प्रोडक्ट्स ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को भी स्टूडेंट्स 1 ही होना चाहिए, क्योंकि बाय सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका भी जो आंसर आता है वो 1 ही आता है। अब यहाँ से हम एक और क्वेश्चन चेक करेंगे। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास एक एल्युमिनियम रॉड है। 1 एल्युमिनियम रॉड इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। हमने इसको ऑब्जर्व करने के लिए रखा हुआ है, और ये इसका सारा एरिया है। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, जबकि दिस थिंग इज लेंथ ऑफ दिस रॉड। दिस थिंग इज लेंथ ऑफ दिस रॉड। और आपने ना इस रॉड को नॉन यूनिफॉर्म वे में यहाँ से कट कर दिया। आपने इस रॉड को यहाँ से कर दिया कट, और बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये कट करने के बाद ये पार्ट हो गया 1 और ये पार्ट हो गया 2। अल्फा ऑप्शन कहता है रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट इज आल्सो इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्ट। बीटा ऑप्शन कहता है रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट पार्ट इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड पार्ट, जबकि रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्ट। चार्ली ऑप्शन कहता है रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड पार्ट, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्ट। और डेल्टा ऑप्शन कहता है कि ना तो दोनों पार्ट्स की रेजिस्टिविटी इक्वल है और ना ही दोनों पार्ट्स की रेजिस्टेंस इक्वल है। तो सर नोट कीजिएगा, जब इन्हें कट किया गया ना तो इन दोनों की लेंथ तो नहीं सेम, क्योंकि लाजमन सी बात है यहाँ से लेके इस पोर्शन की लेंथ ज़्यादा है, जबकि इस पोर्शन की लेंथ तो बहुत कम है। और अगर लेंथ चेंज है तो रेजिस्टेंस भी अल्टीमेटली चेंज होगी। एरिया दोनों का सेम है, क्योंकि जो एरिया इस पार्ट का है वही एरिया इस पार्ट का भी है, तो एरिया सेम रहा, लेकिन लेंथ के चेंज होने की वजह से
अल्टीमेटली रेजिस्टेंस विल चेंज। लेकिन इन्हें कट करने से क्या टेम्परेचर और नेचर में कोई फर्क आया? बिल्कुल भी नहीं आया। तो रेजिस्टेंस तो उनकी चेंज हो गई, लेकिन रेजिस्टिविटी विल बी सेम। तो हम कह सकते हैं कि कट करने के बाद रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, अलबत्ता जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर जाएगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अगर यहाँ से हम फर्दर देखें कि और चेंज कैसे पॉसिबल है, हमने लेंथ को देखा, हमने एरिया को देखा, हमने उसके बाद कटिंग करके देखी, क्यों ना हम जनरल रेशियो क्वेश्चंस करें। अब हम बात करते हैं रेशियो क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन कुछ यूं भी आ सकता है कि इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड रेजिस्टेंस विल बी, इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड, अगर लेंथ को ही डबल कर दिया गया है तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? अब ऑप्शन साथ दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट विल रिमेन सेम, मतलब आर थी आर ही रही। सेकंड ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। चार्ली है कि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, जबकि डेल्टा है कि रेजिस्टेंस को हाफ हो जाना चाहिए। एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, आपने फार्मूला पढ़ा होता है R इज़ इक्वल टू रो एल बाय ए। उसने यहाँ पे कोई भी दूसरा वर्ड यूज़ नहीं किया, सिर्फ ये कहा है कि इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड। अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि लेंथ को डबल करने का डायरेक्ट कहा गया हो, तो इसका मतलब है कि आपने और किसी भी फैक्टर को अकाउंट में नहीं लाना। हमारे पास सिर्फ एक रिलेशन बनेगा और वो ये कि R लेंथ के डायरेक्ट है। If length is doubled, resistance is also doubled and answer will be बीटा। अभी हम बात करेंगे, कुछ बच्चों ने कहा कि सर 4R क्यों नहीं होगा। अब आपने जो सोच के 4R कहा है ना, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन याद रखें, जब भी लेंथ इज डबल्ड कहा जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ डायरेक्ट लिंक लेना है, तो लेंथ के डबल होने से R को भी डबल होना चाहिए। अब हम साथ ही बात करें स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन की, जो कि एरिया के लिहाज से होगा कि इफ़ एरिया इज़ हाफ्ड, अगर तो हम एरिया को हाफ कर देते हैं, अगर एरिया को हाफ कर दिया जाए तो फिर रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देन रेजिस्टेंस विल बी, साथ हमें ऑप्शंस कुछ यूँ दे दी गई कि वो सेम रहेगी, बीटा दे दिया गया कि वो डबल हो जाएगा, चार्ली दे दिया गया कि रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज़ कि रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। अब देखें अगेन पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे कोई भी और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ एक बात की गई है कि अगर तो एरिया को हाफ कर दिया जाए। जब सिर्फ एरिया की बात स्टूडेंट्स की गई है ना, तो फिर R होता है रो एल बाय ए, और अगर तो किसी भी और फैक्टर की बात नहीं की गई तो फिर रो और लेंथ को हम अकाउंट में नहीं लेते। और अगर फिर देखा जाए तो R इनवर्स आता है किसके? एरिया के। और जब हम इस एरिया को हाफ कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आके R क्या बन जाएगा? डबल। सो करेक्ट आंसर इज 2R। अच्छा, इसी अगर फॉर्म को आप यूँ कहें कि सर हमें यूँ रेशो वाइज समझ नहीं आती, आप हमें प्रॉपर रेशो में करके बताएं कि ये कैसे होगा, तो अभी हम उसको भी देख लेंगे जनरली। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर इसको हम प्रॉपर सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं ना कि R इनवर्स ऑफ एरिया होता है, और यहाँ पर आ जाएगा R2 बाय R1 इज़ इक्वल टू A1 बाय A2। आप ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पे आ गया R2, पहले एरिया क्या था? सिंपल A, बाद में एरिया क्या हो गया? A बाय 2, और यहाँ वाला R ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये R मल्टीप्लाई हो गया। स्टूडेंट्स ये A इस A से कट जाएगा, जबकि ये 2 मूव कर जाएगा ऊपर। जैसे ये 2 ऊपर मूव कर जाएगा तो R2 इक्वल किसके आ जाएगा? R2 इज इक्वल टू 2R। और देखें यही सेम फॉर्म, यही सेम रिलेशन तो हमने यहाँ पे आंसर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ 2R, तो ये तो बिल्कुल सेम हमारे पास बात तो यहाँ पर निकाली थी।
वही वहाँ पर निकाल रहे हैं। ऐसे कई बार ना ऐसा होता है कि वो लेंथ और एरिया से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ रेडियस ऑफ द रॉड इज डबल्ड, अगर रेडियस ही डबल हो जाए तो अब बताइए कि रेजिस्टेंस क्या होगी। अब उसने ना तो लेंथ की बात की ना एरिया की बात की, कहता रेडियस डबल हो गया। आप बताएं कि रेजिस्टेंस क्या होगी। क्या रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी? क्या रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी? क्या रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी? या फिर क्या रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी? अब ज़रा सिंपल तरीके से नोट कीजिएगा, हमारे पास R का फार्मूला जनरली होता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अगर तो हमारे पास ऐसा रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A है, ये लेंथ है, तो दिस एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वेयर। और हम इसको ना पाई R स्क्वेयर के साथ साथ अगर डायामीटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो एरिया को पाई D स्क्वेयर बाय 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि R होता है डायमीटर का हाफ D/2। अगर यहाँ पे स्टूडेंट D/2 पुट करेंगे ना आप, तो ये आ जाएगा रो L और इधर आ जाएगा पाई D स्क्वेयर बाय 4, और मैं उस 4 को यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे भला क्या बात समझ आई है? यहाँ से हमारे पास रिलेशंस आए कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के तो इनवर्स है, लेकिन उसके साथ साथ रेडियस के इनवर्स भी है, और उसी के साथ साथ डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्स भी है। अब उसने कहा कि रेडियस को डबल कर दिया है, रिलेशन बताइएगा। ये तो बहुत आसानी हो गया। ज़रा देखें, अगर मैं इस रेशो से निकालना चाहूँ तो मुझे R2 निकालना है, R2/R1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स में हमेशा सबस्क्रिप्ट्स ऊपर नीचे आते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो सामने 1, फिर क्रॉस में 1, इधर क्रॉस में 2, ऊपर आ गया जो स्क्वायर मौजूद था। पहले R क्या था? सिंपल R, बाद में R क्या बन गया? 2R, और ऊपर आ गया स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे रहा R2 और ये R1 साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई। ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये R ना इस R के साथ कैंसिल। 1/2 का स्क्वायर कितना बनेगा भला? 1/4। हमने कह दिया 1/4 टाइम्स R, तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके R/4 नहीं लिख सकते? तो फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या आ गया? ये तो R/4 आ गया। मतलब अगर मैं सिर्फ इन दो की बात करूँ ना, तो इन दो में से देखें कितने बेशुमार कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम साथ ही शुरू करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट को, क्योंकि देखें लेंथ और एरिया तो हम कर चुके, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट के ऊपर। अच्छा, टेम्परेचर के इफेक्ट का ना 2 तरह का बिहेवियर होता है। अगर तो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो फिर उनका रिएक्ट करने का वे टेम्परेचर के लिहाज से सेपरेट होता है। ऐसे ज़रा नोट कीजिएगा। अगर तो हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो स्टूडेंट्स इन कंडक्टर्स जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं ना, जैसे ये देखिएगा, अगर तो हमारे पास ये एक रॉड है और इस रॉड में हम करंट को पास करवा रहे हैं, चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, और जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर किया ज़्यादा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो अंदर एटम्स हैं इस कंडक्टर के, वो ज़्यादा विगरसली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा कोलिजन का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती है। तो अगर कंडक्टर की बात की जाती है तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ कर देने से रेजिस्टेंस अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर तो हम यहीं पर स्टूडेंट्स बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में
किस तरह का बिहेवियर शो होगा, तो ज़रा नोट कीजिएगा। अगर हमारे पास एक कंडक्टर की जगह यहाँ पे कोई सिलिकॉन का ऐसा रॉड मौजूद होता या सब्सटेंस मौजूद होता जिसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते, तो स्टूडेंट्स सिलिकॉन में या सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर बनना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक की बजाय ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली ज़्यादा होल्स मूव करना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि जब भी हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब करंट बढ़ जाता है। इसमें टेम्परेचर के बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इन सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स लिंक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये बात कुछ इस तरह से देखूं कि अगर मैं इसे शो करना चाहूँ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर में, तो वो कैसे पॉसिबल है। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास टेम्परेचर पहले था 0 डिग्री सेल्सियस। हम यूँ बात कर लेते हैं कि अगर तो हम इन दोनों पर बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। आपने इनको हीट अप करना शुरू किया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब जो रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस 0 सेल्सियस पे थी हमने उसको R0 कह दिया, इसे कह दिया R इनिशियल भी, यहाँ भी सेम, जो इनिशियल था उसे हमने कह दिया R0। टेम्परेचर बढ़ाते रहे, रेजिस्टेंस चेंज हो गई, और जो रेजिस्टेंस बाद में थी फाइनल हमने उसे कह दिया RT। जो रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स उसको हमने RT कह दिया। अब ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो RT है ना वो R0 से ज़्यादा है, क्योंकि T पे टेम्परेचर 0 से ज़्यादा था। अब यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज कर जाने की वजह से रेजिस्टेंस तो कम हो जाती है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि यहाँ पर जो RT है ये कम होगी किससे, R0 से। अब अगर तो मैं बात करता हूँ इनके चेंज की, तो एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो RT माइनस R0 है, जो रेजिस्टेंस में चेंज आया टेम्परेचर को चेंज करने से, ये डायरेक्ट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। अगर तो R0 ज़्यादा हो ना तो फिर चेंज भी ज़्यादा आता है, क्योंकि उस लिहाज से ज़्यादा इंटरवल्स कवर होते हैं। और एक और चीज़, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस के अंदर डायरेक्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर के भी। मैं डेल्टा स्मॉल टी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्सियस के अंदर बात कर रहा हूँ, और आपको ये बात पता है कि चेंज इन सेल्सियस इक्वल होता है चेंज इन केल्विन के, तो हमें उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाहूँ ना तो लिंक कुछ यूँ बन जाएगा कि RT माइनस R0 डायरेक्ट आ जाता है R0 चेंज इन टेम्परेचर के। अब ख़त्म करना है आपने किसको, इस प्रोपोर्शन साइन को, तो फिर साथ में एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन देखें, कांस्टेंट कौन आ रहा है, RT इज इक्वल टू R0 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ गया अल्फा, और साथ दोबारा कौन आ गया, R0 और डेल्टा T। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक फार्मूला है, अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा को निकालना चाहूँ तो ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ से अल्फ़ा कांस्टेंट का फार्मूला आ जाएगा RT माइनस R0, और साथ ही ये सारा फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा R0 डेल्टा T। सबसे पहली बात, ऊपर क्या है ओहम, नीचे क्या है ओहम सेल्सियस, ओहम तो ओहम से कट गया, तो हम ये बात कह सकते हैं ना
कि यूनिट ऑफ दिस थर्मल कोफिशिएंट जो है रेजिस्टेंस का, यूनिट इसका क्या बन गया, पर केल्विन या फिर क्या आ गया, पर सेल्सियस। अब ज़रा नोट कीजिएगा, आर नॉट तो दोनों के पास थी, चेंज हम इक्वल लेके आ रहे हैं, आर टी में से आर नॉट निकालना है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्योंकि आर टी ज़्यादा होता है और आप ज़्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं तो फिर आंसर तो पॉजिटिव आएगा। ये रीज़न है कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स जो स्टूडेंट्स अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से आर कम हो जाता है और आर टी छोटा है किससे, आर नॉट से, इसीलिए हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो अल्फा को नेगेटिव होना चाहिए। इसी कोफिशिएंट को आप थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर आर की जगह रेजिस्टिविटी पुट कर दूंगा तो रो टी माइनस रो नोट बाय रो नोट डेल्टा टी। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे सिंपल आप आर के फार्मूलाज पुट कर दें, रो बाय एल ए, रो बाय एल ए, रो बाय एल ए, एल बाय ए, एल बाय ए से कट जाएगा। मेरे पास यही कोफिशिएंट इस्तेमाल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी बी। तो आपने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टर और सेमी दोनों पे सेपरेट तरीके से अप्लाई होता है। एक केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाती है, लेकिन सेकंड केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है किसके ऊपर, सब्सटेंसेस के ऊपर। अब क्यों ना हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से प्रॉपर कर लें, जैसे कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, अगर तो पहले रेजिस्टेंस थी जिसे हम आर नॉट कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और तब टेम्परेचर था 150 डिग्री सेल्सियस। जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो ओहम्स में है, सेल्सियस में नहीं होती। अब टेम्परेचर हमने बढ़ाया और जो आर टी है स्टूडेंट्स वो बन गया 300 ओहम, ठीक है, वो ओहम में आ गया। और वो पूछा में जा रहा है कि बताइए सेकंड टेम्परेचर कितना होगा, जबकि जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 0.005 पर सेल्सियस। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस कैन बी 450 डिग्री सेल्सियस, बीटा इज 250 डिग्री सेल्सियस, चार्ली इज 550 डिग्री सेल्सियस, जबकि डेल्टा इज 650 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि हम फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकें। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर हम बाई इक्वेशन देखें ना तो हमें अल्फ़ा का तो फार्मूला पता है, दैट इज़ आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा टी। हम एक काम करते हैं, डेल्टा टी को ऊपर ले जाते हैं जबकि अल्फ़ा को हम नीचे ले आते हैं। इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट और यहाँ पर आ गया अल्फ़ा और साथ आ गया आर नॉट। आर टी वाला कितना है 300 है, आर नॉट कितना है 100। यहाँ पे देखें अल्फ़ा कितना है 5/1000 और आर नॉट कितना है 100। स्टूडेंट्स ये दो ज़ीरोस तो कट गए इस 1000 के दो ज़ीरोस के साथ, 5 to 10 होता है, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200, जबकि नीचे आ गया 1/2। जब ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम 400 डिग्री सेल्सियस। अब आपने देखा कि ये तो ऑप्शन ही नहीं गिवन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो आंसर ही नहीं है। हमने चेंज इन टेम्परेचर नहीं निकालना स्टूडेंट्स, हमने एक्चुअली फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ज़रा नोट कीजिएगा, डेल्टा टी को हमने ओपन करना है।
it will become T2 minus T1 is equal to 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे T2 आ जाएगा 400 प्लस T1, और T1 भला कितना था, 150 था। सो 400 प्लस 150 इज इक्वल टू 550 डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं भला किसी नए क्वेश्चन को? क्वेश्चन ना हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा। वो हमें कह सकता है अगर तो हमें आर टी ग्राफ गिवन है, आर टी ग्राफ गिवन है, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज रेजिस्टेंस। ग्राफ कुछ यूँ गिवन है हमें, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 40 ओम, यहाँ वैल्यू है 50 ओम, और ग्राफ जा रहा है 40 से 50 तक, जबकि यहाँ तक मूव करने पर ग्राफ ने 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कवर कर लिया है इस ज़ीरो से। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मैं जनरल देखूँ ना, तो ज़ीरो से लेके ये जो 40 तक है, दिस थिंग, इसको हम कह सकते हैं आर नॉट स्टूडेंट्स, ये 40 है। अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो बॉटम से लेके दिस थिंग इज आर टी, क्योंकि दिस इज रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर, दिस इज एट लो टेम्परेचर। और हमने अगर यहाँ से देखना हो तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और ये है एंगल। हमें वो ये ग्राफ देख के जनरली ये पूछता है कि बताइए कि इस ग्राफ के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। साथ हमें ऑप्शन दे देता है। अल्फ़ा ऑप्शन इज 0.001 पर सेल्सियस, बीटा इज 0.003 पर सेल्सियस, चार्ली इज 0.005 पर सेल्सियस, डेल्टा इज 0.007 पर सेल्सियस। अब जरा चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, हम अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं? अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट डेल्टा टी। अब मुझे आर टी आर नॉट पता है, टी 50 पता है। हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है कि हम यहाँ पर अगर देखें, ये आर नॉट आर टी, और अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना, सिर्फ इस फैक्टर को, तो दिस इज बेसिकली आर टी माइनस आर नॉट, है ना। कंप्लीट ये आर टी था, इसमें से ये वाला पोर्शन आर नॉट था, तो फिर ये क्या बन गया, आर टी माइनस आर नॉट बन गया। जबकि बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज डेल्टा टी। अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालना चाहूँ ना, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसको हम जनरली स्लोप भी कहते हैं। जरा नोट कीजिएगा, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज आर टी माइनस आर नॉट बाय डेल्टा टी। अब ये वाला क्या बन गया, आर टी कितना था 50, आर नॉट कितना था 40, डेल्टा टी कितना है 50, ये कितना बन गया भला 10/50, जिसको हम 1/5 भी कह सकते हैं। अब ज़रा नोट करें, ये जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा को मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ भला, आर टी माइनस आर नॉट बाय डेल्टा टी, और साथ आ गया 1/r नॉट का। ये बात बिल्कुल ठीक है ना, मैंने सिर्फ r नॉट सेपरेट कर लिए।
और मैं इसे कह रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू स्लोप बाय आर नॉट, क्योंकि दिस थिंग इज एक्चुअली स्लोप। स्लोप मुझे पता है 1/5 है, आर नॉट मुझे पता है 40 है। दिस थिंग बिकम्स अल्फा इज इक्वल टू 1/200 विच इज इक्वल टू 0.005 पर सेल्सियस, और इन सारों में से चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कहते हैं कि सर हमें स्लोप से नहीं क्लियर हो रहा, सिंपल तरीके से समझाएं। बड़ा सिंपल सा वे देखें, आप जस्ट वैल्यूज़ को डिटरमिन कर लें। आर नॉट 40, आर टी 50, टी 50, अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा क्या आ गया, आर टी 50 माइनस आर नॉट 40, फिर आर नॉट कितना था भला, आर नॉट 40 था, और ये डेल्टा टी कितना था 50, ये आ गया आर नॉट। हमने सिंपल कहा 50 माइनस 40, 10 बाय कितना बन गई, 5 4 20, 7 2 zeros, ये एक ज़ीरो 10 का साथ में कट गया, तो 1/200 इज आल्सो इक्वल टू 0.005 पर सेल्सियस। हमारे पास स्ट्रेट वो आंसर आ गया जो हम ग्राफिकल वे से निकालना चाह रहे थे। तो देखें कितना ईजीएस्ट वे है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर देखें ना तो कई बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर ना आप बार बार डेल्टा टी लिख रहे हैं, लेकिन बुक में ना वो सिर्फ टी लिखता है, इसकी क्या रीज़न है? एक बड़ी सिंपल सी बात सुने, मैंने भी क्या कहा आपसे कि डेल्टा टी इज़ एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी हाई टेम्परेचर का ज़ीरो के लिहाज से होगा तो T2 माइनस ज़ीरो क्या बनेगा, सिर्फ T2। आप खुद सोचना, मैंने भी क्या कहा यहाँ पे कि जो इनिशियल था वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। मैं कहता हूँ डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस ज़ीरो, हाई माइनस लो, तो डेल्टा टी इक्वल किसके आ गया स्टूडेंट्स, टी आ गया। तो ये जनरल टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है असल में। और अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में लिखूँ ना, अगर तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फर्ज कर लीजिए रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो ज़रा नोट कीजिएगा रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो ग्राफ कुछ यूँ मिलता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, थोड़ा कर्ल हो जाएगा एंड पे आके, और जहाँ तक स्ट्रेट है ना, अगर आप वहाँ तक देखें तो हमें यहाँ तक गेन होती है स्ट्रेट लाइन प्रोपोजिशन, कहते हैं कि डेंसिटी डायरेक्ट है टी के। लेकिन ये बात ये बता रही है कि डायरेक्ट रिलेशन हमेशा कायम नहीं है, किसी एक पॉइंट पर जाके ऐसा भी होता है कि ये ऐसे स्ट्रेट जाने की बजाय ये पोर्शन देखें बेंड हो जाएगा, वहाँ पर आपका ये स्ट्रेट लाइन कायम नहीं रहेगा, तो ये एक ख़ास टेम्परेचर रेंज तक अप्लाई होता है, उसके बाद अप्लाई नहीं होता। आपने ये देखा कि हमारे पास किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं टेम्परेचर के लिहाज से भी, और आपको ये बात पता है कि नेचर चेंज करेंगे ना तो तब भी लेटेस्ट चेंज होने पे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने साथ में ही कुछ जनरल एमसीक्यूज बुक के टेबल से भी याद करने हैं, जैसे नेगेटिव वैल्यू किसकी है, सिलिकॉन की, जर्मीनियम की और कार्बन की, ये तीन आपने याद रखने होंगे। उसके अलावा आपने क्या याद करना है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो अल्फा की वैल्यू है ना वो कॉपर की सेम है एल्यूमिनियम के साथ, और अल्फा की वैल्यू आयरन की सेम है प्लैटिनम के साथ। तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। इसके अलावा वो क्वेश्चन हमें एक और तरह से भी पूछता है, ज़रा नोट कीजिएगा। वो ऐसा भी जनरली कहता है, क्वेश्चन हमें ऐसे भी दे सकता है कि इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, लेकिन कैसे, बाय स्ट्रेचिंग
तो बताइए कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। और साथ ही पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। हमें फौरी साथ ऑप्शंस दे दी गई। अल्फा ऑप्शन इज कि क्या आर डबल हो जाएगा, क्या आर 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या आर सेम रहेगा, या फिर क्या आर हाफ हो जाएगा। अब बड़ी सिंपल सी बात देखें, मैंने आपसे एक बात बार बार कही ना, इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड का भला क्या मतलब है कि हमने एक उतनी ही लेंथ का कोई भी मटेरियल आगे लगा दिया। सो दिस मीन्स लेंथ इज़ डबल्ड, ये है लेंथ इज़ डबल्ड। लेकिन अगर वो कह दे कि लेंथ इज़ डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, तो आपने और नहीं लगाया, आपने उसे खींच के डबल कर दिए। और अब जब लेंथ डबल होगी ना, तो जितनी प्रोपोर्शन में लेंथ बड़ी है उतने में एरिया कम होगा, क्योंकि आप खींच रहे हैं। लेंथ अगर डबल हो गई है तो एरिया को हाफ हो जाना चाहिए। कई लोग समझाते हैं इसको कुछ यूँ है, ज़रा नोट कीजिएगा। इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड एरिया इज़ हाफ, हम यूँ कह सकते हैं आर इज़ रो। इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड एरिया इज़ हाफ, 2 2 आके 4 हो गया। सो 4 रो एल बाय ए, जिसको आप जनरली आर ही कहते हैं। सो फिर आर डैश किसके इक्वल आ गया, 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, और बीटा हो गया करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, जितना टाइम लेंथ बढ़ी ना उतना एरिया कम हो गया। इसका भला क्या मतलब है कि वॉल्यूम सेम रहता है। लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, प्रोडक्ट वॉल्यूम सेम रहेगा। मैं इस बात को ना सिंपल कुछ यूं भी कर सकता हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा। R इज़ इक्वल टू रो एल बाय ए, और मैंने साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया लेंथ को, डिवाइड भी कर दिया लेंथ को। ये भला क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वेयर, और नीचे आ गया ए एल वॉल्यूम। अब ज़रा नोट करें, इस फार्मूला के तहत ज़रा देखिएगा, रो इज़ इक्वल टू R इज़ इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाय वी। आपने स्ट्रेच किया, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि R डायरेक्ट आ गया एल स्क्वेयर के, है ना। डबल की ना लेंथ, 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स, अल्टीमेटली आंसर 4 टाइम्स आ जाएगा। अगर मैं एरिया की बात करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ R होता है रो एल बाय ए। अच्छा, साथ ए को मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, रो ऐसे ही, ए एल क्या होता है वॉल्यूम, और नीचे कौन आ गया ए स्क्वेयर। अब ज़रा इस रिलेशन को नोट कीजिएगा, रो वी बाय ए स्क्वेयर। अब आपने स्ट्रेच किया तो रेजिस्टिविटी भी नहीं चेंज होती, वॉल्यूम भी नहीं चेंज होता, एरिया तो होता है। आपने लेंथ की डबल तो एरिया हाफ हो गया था ना। ए की जगह ए बाय 2 पुट करें, स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, बाय 4 चला गया ऊपर, तो रेजिस्टेंस फिर 4 टाइम्स हो गई। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी अगर इस लिंक से देखूँ तो R तो इनवर्स आता है किसके, ए स्क्वायर से। और आपको पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, फिर स्क्वायर है इसके अंदर। तो एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, अगर तो लेंथ की बात करेगा ना, तो अब बता रहा हूं मैं आपको शॉर्टकट्स। स्टूडेंट्स, अगर तो बात कर रहा है स्ट्रेचिंग के अंदर लेंथ की, तो आप सिंपल अप्लाई करें, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वेयर R। अगर तो यहां पर स्टूडेंट्स बात कर रहा है एरिया की, तो आप सिंपल अप्लाई करें, R डैश इज इक्वल टू R बाय n स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स, अगर तो वो यहीं पर क्वेश्चन में बात कर रहा है रेडियस या डायामीटर की, तो फिर आप अप्लाई करें R डैश इज इक्वल टू R बाय n की पावर 4 टेट्रा। अब देखें ज़रा, वो कहता है स्ट्रेच किया, लेंथ डबल हो गई, n की जगह 2 पुट करें, डबल था ना, 2 स्क्वायर 4R। स्ट्रेच किया, एरिया 1/3 हो गया, कितना हो गया 1/3,
1/3 होता है 1/3। यहां पर 1/3 पुट करें, स्क्वायर लेंगे 1/9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 9r। मैंने टच किया, रेडियस हाफ हो गया। हाफ होना भला क्या होता है 1/2। यहां 1/2 पुट करें, 1/2 की पावर 4 आ जाएगा 1/16। 16 मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 16r। तो देखें, अगर आपको स्ट्रेचिंग से सवाल आए तो वो इजीली यहां से सॉल्व हो जाएंगे।